जय हिंद, जय भारत। एक 35 से 36 वर्ष का नौजवान व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वह दार्जिलिंग के एक बड़े होटल में रुका था। वहां पर इस व्यक्ति की मुलाकात होती है 17 वर्ष की एक कन्या से और 2 साल बाद इसी कन्या या लड़की से इसकी शादी हो जाती है। कन्या बहुत खूबसूरत थी, अमेरिका की थी और CIA का एजेंट थी। इस लड़की ने इस व्यक्ति के साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि यह व्यक्ति एक राज्य का राजकुमार था, एक साम्राज्य का राजकुमार था। इसका नाम था पालदेन नामग्याल और इनके पिताजी का नाम था तासी नामग्याल, जो सिक्किम के राजा थे। इस राजा अर्थात तासी नामग्याल का जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत अच्छा संबंध था। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस राजा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव की बात को भी कई मुद्दों पर काट देते हैं। हालांकि आगे चलकर यही भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां जहां इग्नोर किया, आगे चलकर समस्या आई। खैर, इस राजा की मृत्यु होती है और उसके बाद यही नौजवान व्यक्ति जिसने एक युवा कन्या से शादी की थी, इस साम्राज्य का राजा बनता है। अर्थात अब इस साम्राज्य पर इस नौजवान व्यक्ति और अमेरिका की CIA एजेंट के रूप में महारानी बनी लड़की का कंट्रोल था। अब ये नई महारानी अमेरिका, चीन तथा नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नीति बनानी शुरू करती हैं। तब तक भारत की प्रधानमंत्री एक महिला बन चुकी थी जिसने कुछ समय पहले एक देश के रूप में बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। इस PM अर्थात महिला प्रधानमंत्री को अपने पिताजी की गलती का एहसास हो चुका था, जिसे सुधारने की जिम्मेदारी इन्होंने एक रॉ ऑफिसर को दिया। यह रॉ ऑफिसर कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि उस राजा की जनता ही अपने राजा के खिलाफ हो जाती है। जनता राजा के दरबार को घेर लेती है और 20 मिनट की गर्मी के बाद माहौल शांत हो जाता है। राजा का साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और यह क्षेत्र भारत का 22वां राज्य बन जाता है। हम बात करने जा रहे हैं सिक्किम की एक खूबसूरत और दिलचस्प राज्य की कहानी। अंत तक बने रहिएगा ताकि हम ज्ञान से राष्ट्र निर्माण की बात को आगे बढ़ा सके। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ज्ञान की बात आप तक पहुंचती रहे। इस कहानी को समझने के लिए आपको सिक्किम के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके उत्तर में आज का चीन और पुराने समय का तिब्बत दिखाई देगा, पश्चिम में नेपाल और पूरब में भूटान दिखाई देगा। अर्थात यह जो क्षेत्र है यह भारत, चीन, भूटान और नेपाल के लिए एक व्यापारिक जंक्शन के रूप में काम करता आया है। इसी के कारण यहाँ पर 3री और 4थी सदी में लेप्चा जनजाति समुदाय के लोग आए और यहाँ पर बस गए। 5वीं और 8वीं सदी के मध्य में यहाँ पर लिम्बू और तमांग जनजाति के लोग आए और वह भी इन्हीं के साथ घुल मिलकर रहने लगे। इसी के क्रम में 13वीं सदी के आसपास तिब्बत के भोटिया जनजाति का एक समूह इस क्षेत्र में आया और इन लोगों ने यहाँ पर बसावट शुरू कर दी। धीरे धीरे ये लेप्चा, लिम्बू और तमांग जनजातियों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए और इन लोगों ने पहले से रह रही जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और फिर यहाँ के राजा बन गए। अर्थात ये जो लोग तिब्बत से आए थे, इन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम था फुशोंग नामग्याल, उसने 1642 में अर्थात 1642 में सिक्किम राज्य में नामग्याल राजवंश की स्थापना की और यह साम्राज्य अगले 333 वर्षों तक सिक्किम पर राज करता रहा। इस वंश से जब भी कोई राजा बनता तो उसको चोग्याल या छोग्याल कहा जाता था। ये छोग्याल राजवंश 1975 में तब खत्म होता है जब सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। नामग्याल साम्राज्य जब यहाँ पर आया और इसने अपना विस्तार शुरू किया तो इसने प्रारंभ में खूब तरक्की की। इसी के कारण नेपाल और समीपवर्ती क्षेत्रों से
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बसने लगे और इन लोगों ने भी पहले से रह रहे लोगों के साथ संबंध स्थापित किए, अपने रिश्ते जोड़ने चालू कर दिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब नेपाल में भी इसी प्रकार का एक साम्राज्य आया जिसका नाम था गोरखा साम्राज्य। इस गोरखा साम्राज्य ने देखा तो इसको एक सिक्किम क्षेत्र दिखाई दिया और उस पर इसने अटैक कर लिया और सिक्किम के बहुत बड़े क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। और इनका यह कब्जा लगभग 40 वर्ष तक बना रहा, जब तक इन नेपालियों को अंग्रेजों ने हरा नहीं दिया। आप कहेंगे आखिर ये अंग्रेज बीच में कहां से आ गए? तो अगर आप इतिहास को जानते होंगे तो आपको पता चलेगा यह वही दौर है जब भारत में अंग्रेजी सत्ता भी विस्तार कर रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार था वह हिमालय की तराइयों तक पहुंच चुका था। इसका मतलब है अब दो विस्तारवादी शक्तियां, एक तरफ नेपाली गोरखा और दूसरे तरफ ब्रिटिश अंग्रेज आमने सामने थे और बीच में पड़ चुका था सिक्किम का क्षेत्र, जिस पर दोनों अपना अधिकार करना चाहते थे। 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, अर्थात अंग्रेजों का नेपालियों से युद्ध होता है और इसमें नेपाली गोरखाओं की हार होती है। इस हार के बाद सुगौली की संधि होती है और इस संधि के तहत सिक्किम के जिन क्षेत्रों को नेपालियों ने जीत लिया था वह अब सिक्किम को वापस कर दिया जाता है। आप कहेंगे कि आखिर सिक्किम को वापस क्यों किया? क्योंकि युद्ध तो अंग्रेजों ने जीता था। तो दरअसल अंग्रेजों ने 1816 में एक ट्रीटी की थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ तितालिया और इसके माध्यम से अंग्रेजों ने सिक्किम को कुछ क्षेत्र लौटा दिए जिन पर नेपालियों ने अधिकार कर लिया। आपको पता है कि अंग्रेज फ्री में किसी को कुछ भी कहां देने वाले थे, इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत सिक्किम का राजा अब नाम मात्र का राजा था, क्योंकि उसकी वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल अब अंग्रेज करने लगे थे। अर्थात उन्होंने जो क्षेत्र नेपालियों से लेकर सिक्किम को दिए थे तो उसी समय सिक्किम के राजा के साथ उन्होंने एक संधि की कि साहब आपको आपका क्षेत्र लौटा रहे हैं, लेकिन अब आपके प्रशासन पर हमारा कंट्रोल होगा। अर्थात एक तरह से जो सिक्किम क्षेत्र था वह ब्रिटिश प्रभाव में आ चुका था। अब अंग्रेज जब सिक्किम के साथ इस तरह की संधि कर चुके थे कि सिक्किम पर उनका अधिकार होगा, तो वह अब सिक्किम से बहुत कुछ छीनने वाले थे और इसकी शुरुआत होती है 1835 में। इस साल ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर सिक्किम के राजवंश को दार्जिलिंग का क्षेत्र ब्रिटिश को देना पड़ता है। अर्थात दार्जिलिंग क्षेत्र उस समय भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन जाता है। 1861 में अंग्रेज आगे बढ़कर तुमलोंग की संधि करते हैं और इस संधि के तहत सिक्किम को वह ब्रिटिश का प्रोटेक्टरेट बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि अब सिक्किम का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स के मामले ब्रिटिशर्स देखेंगे, राजा इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। एक तरह से राजा को अपाहिज बना दिया गया था। चूंकि ब्रिटिशर्स यह सब कुछ अपने लाभ के लिए कर रहे थे तो उन्होंने अपने लाभ के लिए जितने भी विकल्प हो सकते थे उसको तलाशना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि नेपाल में उन्हें सस्ता श्रम मिल सकता है, तो उन लोगों ने नेपालियों को लाकर सिक्किम में बसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नेपालियों की संख्या सिक्किम में बढ़ने लगी। वहीं यहाँ पर पहले से रह रहे भोटिया, लेप्चा, तमांग और लिंबू जनजाति के लोगों की संख्या कम होने लगी। चूंकि राजा तो भोटिया जनजाति के थे और पहले से रह रही जनजातियों के साथ उनका संबंध था, इसी के कारण वह इन जनजातियों के लिए अच्छी नीति बनाते थे, लेकिन उनको यह नेपाली ठीक नहीं लगते थे। इसी के कारण कुछ नेपाली कहते थे कि राजा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अर्थात भेदभाव करते हैं। और यह भेदभाव उनके हिसाब से 1947 तक चलता रहा, अर्थात जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। आपको पता है कि अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो उन्होंने भारत को हर जगह उलझाया था और यह उलझन हमारी सिक्किम में भी बनी हुई थी। आपको यह भी पता है कि अंग्रेज जब देश छोड़कर जा रहे थे तो जो भी उनके अधीन क्षेत्र थे उस क्षेत्र को पूरी तरह से उन्होंने भारत सरकार को हैंडओवर नहीं किया था। अर्थात जो उस समय की रियासतें थीं,
सिक्किम भी दरअसल इस समय तक अंग्रेजों की एक रियासत ही बन चुकी थी। तो अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों ने सिक्किम की रियासत को भी कुछ छूट दी थी कि अगर वह चाहे तो भारत का हिस्सा बन सकता है या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है या स्वतंत्र रह सकता है। अब समझिए, क्या सिक्किम को यह मंजूर था कि वह भारत का हिस्सा बने? तो इसका उत्तर है नहीं। आजादी के समय सिक्किम पर अभी भी उसी चोग्याल वंश का शासन था जिसकी स्थापना 1642 में हुई थी, जिसके राजा थे तासी नामग्याल, जो अब यह सोच रहे थे अंग्रेज जा चुके हैं, अब वह अपने रियासत और राज्य को बिल्कुल स्वतंत्र रूप में एंजॉय करेंगे जैसा कि वो पहले करते आए थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि यह रियासत तो ऑलरेडी ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन चुकी थी, अर्थात यह एक रियासत थी, स्वतंत्र देश के रूप में तो यह बची ही नहीं थी। इसी के कारण वह जब यह सोच रहे थे कि वह सिक्किम को स्वतंत्र रखेंगे, उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि वह ब्रिटिश संधि के तहत एक प्रोटेक्टरेट स्टेट है, अर्थात एक रियासत है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बहुत ही संकोच में थे। दरअसल उनके सामने दो चुनौतियां थी। पहली कि सिक्किम के राजा इस विलय के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, अगर वो सिक्किम पर बल का प्रयोग करते तो हो सकता है चाइना भी आगे बढ़ जाता और वो सिक्किम पर अटैक कर देता और इसके वजह से भारत और चाइना आमने सामने आ सकते थे। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि चीन की विस्तारवादी नीति को अभी हमें रोकना होगा और नए नए आजाद हुए देश को किसी नई मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अभी सिक्किम को उसी तरह की प्रोटेक्टरेट संधि के तहत ही डील करेंगे जैसी संधि अंग्रेजों के समय हुई थी, अर्थात जिस तरह से अंग्रेजी शासन के अधीन सिक्किम का क्षेत्र था उसी तरह से अब भी रहेगा, अर्थात आजादी के बाद भी उसी तरह से बना रहेगा। तो अब आजादी के बाद भारत और सिक्किम में फिर से एक संधि होती है जो कि प्रोटेक्टरेट संधि की तरह ही थी, अर्थात अब सिक्किम अपने आंतरिक मामलों में लगभग स्वायत्त रहेगा, लेकिन उसके डिफेंस और उसके फॉरेन अफेयर्स के मामले भारत देखेगा जैसा कि पहले अंग्रेज देखा करते थे। इसका मतलब यह है कि यह निर्णय लिया गया कि सिक्किम में भारत अभी कोई जो है कि आक्रामक रूप नहीं दिखाएगा, अर्थात जैसा चल रहा है उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इससे दोनों ही जगहों पर शांति बनी रहती है। लेकिन इस संधि की खुशी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं होती है, क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर यही संधि भारत के खिलाफ होगी और भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा होता भी है जो कि स्टोरी के अंत तक आपको जाकर पता चलेगा। खैर, जब तक जवाहरलाल नेहरू और सिक्किम के राजा तासी नामग्याल जिंदा रहते हैं, दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब भारत में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और उधर सिक्किम में भी उसी समय वहां के राजा तासी नामग्याल अपना शरीर त्याग देते हैं, दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उनके बाद उनके पुत्र, जिनका नाम था पालदेन नामग्याल, जिन्होंने एक CIA एजेंट महिला से शादी की थी, वह वहां के राजा बनते हैं और CIA एजेंट के रूप में जो महिला आई थी वह यहाँ की महारानी बनती है। ध्यान दीजिएगा, हम यह बात कर रहे हैं 1950 के दशक की, और 1950 का जो दशक है वो शीत युद्ध के लिए जाना जाता है। आपको ये भी पता है रूस और चाइना की जो आइडियोलॉजी थी वो लगभग एक जैसी थी, इसीलिए अमेरिका अपने प्रेजेंस को हर जगह फैलाने का प्रयास कर रहा था। तो उसने अब अपनी उस गोटी को आगे बढ़ा दिया जिसको वो पहले ही चल चुका था, अर्थात अपने CIA एजेंट के माध्यम से उसने सिक्किम पर अपना प्रभाव बढ़ाना चालू कर दिया। सिक्किम की जो नई महारानी होती हैं वह भारत के खिलाफ नीति अपनानी शुरू कर देती हैं और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू होता है। यह कॉन्फ्लिक्ट तब और जटिल रूप ले लेता है जब वह प्रशासन के सभी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करती हैं। वह विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखती हैं और आर्टिकल लिखकर यह बताती हैं कि सिक्किम
भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र देश है। वह राजा के साथ जब भी ट्रेवल करती हैं तो वह सिक्किम पर भारत के हस्तक्षेप का जिक्र करती हैं। वह यह नहीं बताती कि भारत जो भी रुख अपनाता है वह संधि के तहत अपनाता है। दरअसल वो यह कहती हैं कि सिक्किम पर भारत हस्तक्षेप करता है, अपनी नीतियों को बलपूर्वक लागू करवाता है। दिक्कत तब पैदा होती है जब 1966 में एक आर्टिकल के माध्यम से वह भारत से दार्जिलिंग का क्षेत्र वापस मांग बैठती हैं। जिस तरह से सिक्किम बदल रहा था तो भारत की भी तो तस्वीरें कुछ बदल रही थी। इस समय तक आते आते भारत की सत्ता पर इंदिरा गांधी शासन कर रही थी, जिन्हें कुछ लोग गूंगी गुड़िया जरूर कहते थे, लेकिन इस गूंगी गुड़िया ने ही एक देश का निर्माण करवा दिया था। अब ये जो गूंगी गुड़िया है, जो कि भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी है, इसे अपने पिताजी के उस चूक का एहसास होता है और इस गलती को सुधारने का जिम्मा वह खुद उठाती हैं। वह कहती हैं, मैं पिताजी की नीति को बदलूंगी, उसको सही करूंगी। इसी के कारण वह अपने सचिव पीएन धर्ष को बुलाती हैं और इस मामले में बात करती हैं। उन्होंने कुछ और लोगों का समूह बनाया जिसमें टीएन कॉल जो है वो प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सिक्किम को हम अपने देश का एक परमानेंट स्टेट बना देते हैं, अर्थात जो अभी हम लोगों ने प्रोटेक्टरेट संधि की है उस संधि को कुछ ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि सिक्किम हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाए। लेकिन सिक्किम इसके लिए तैयार नहीं था, ना तो वहां के राजा और ना ही वहां की रानी। तो भारत इस प्रकार का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा था, अर्थात संधि तैयार कर रहा था, जिसके तहत वह यह चाहता था कि सिक्किम के साथ जो भारत की संधि हुई है उसको मजबूती दी जाए, उसके प्रावधानों को और क्लियरिफाई कर दिए जाएं, जिससे सिक्किम का राजवंश जो गलत बयानबाजी कर रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके और सिक्किम पर भारत का प्रभाव बना रहे, अमेरिका वहां पर हस्तक्षेप ना कर सके। लेकिन अब वहां पर तो कुछ और ही गेम चल रहा था। वहां की महारानी होप कुक अर्थात CIA एजेंट अब सिक्किम पर अमेरिका के प्रभाव को और बढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि शीत युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था चुनौतियां बहुत विकराल होती चली जा रही थी। इसकी जानकारी जैसे ही इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिक्किम का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय ना बन जाए, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। और सिक्किम की प्लानिंग का जिम्मा उन्होंने रॉ चीफ RN काओ को दिया। RN काओ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी नीति अपनाई जिसके तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा और भारत का हिस्सा एक एसोसिएट स्टेट के रूप में नहीं बल्कि अन्य राज्यों की तरह अर्थात भारत का पूर्णतः अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। योजना यह बनाई गई कि सिक्किम में राजशाही को धीरे धीरे कमजोर किया जाए और सिक्किम के लोगों की आवाज को मजबूती दी जाए। वहां पर राजा के खिलाफ जो असंतोष बढ़ रहा था उसका अब स्थायी समाधान खोजने का भी वक्त आ चुका था। वहां पर लोग लोकतंत्र और विधानसभा की मांग कर रहे थे और उनकी मांगों को मजबूती देने का निर्णय भारत ने लिया। इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रॉ चीफ ने सिक्किम के KL दोरजी से संपर्क किया, जिन्होंने सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ के राजनीतिक दल अपने लोकतांत्रिक मांग को आगे बढ़ा सकते हैं, भारत उसे समर्थन देगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे राजनीतिक दल थे जो इस राजशाही व्यवस्था के खिलाफ थे। इन सभी दलों को रॉ ने गाइड किया और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस सभी कार्य ऑपरेशन ट्यूबलाइट और ऑपरेशन जनमत के द्वारा किए जा रहे थे। इसी बीच एक यहाँ पर घटना घटित होती है। दरअसल 4 अप्रैल 1974 को वहाँ के राजा पालदेन नामग्याल का जन्मदिन होता है। राज दरबार में बड़े स्तर की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन जनता इस उत्सव का हिस्सा नहीं बनती। वह राजमहल को चारों ओर से घेर लेती है और राजशाही समाप्ति के नारे लगाने लगती है। इसी बीच राजा के बड़े बेटे अर्थात राजकुमार तेंजिंग बाहर से आ रहे होते हैं, तो जनता उन्हें महल में घुसने से रोक देती है, जिसके कारण राजकुमार के सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग कर देते हैं,
जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता कियल दोरजी इस हत्या को एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं और पूरे सिक्किम में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। थक हार कर सिक्किम के राजा, सिक्किम के राजनीतिक दल और भारत के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। इस समझौते के तहत सिक्किम में चुनाव होने तक पूरा प्रशासन भारत अपने हाथों में ले लेता है और सिक्किम की पुलिस को इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया जाता है। अर्थात सिक्किम की पुलिस अब बिना भारत की परमिशन से कुछ नहीं कर सकती थी। राजा को सिर्फ उसका राजमहल और उसके कुछ गार्ड्स मिलते हैं। भारत ने सभी राजनीतिक दलों का विलय कियल दोरजी की पार्टी में करवा दिया था, जिससे राजा अब किसी अन्य राजनीतिक दल के माध्यम से वहां पर अपने राजशाही व्यवस्था को आगे ना बढ़ा सकें, अर्थात लोकतांत्रिक शासन की इस मांग को और बढ़ती हुई प्रक्रिया को वह रोक ना सकें। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतती है और यहाँ पर पहली बार विधानसभा का गठन होता है। इस पार्टी ने विधानसभा में सिक्किम का कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया, जिसमें राजा को केवल नाम मात्र की शक्ति दी गई। इसी विधानसभा में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 को पारित किया जाता है, जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट राज्य घोषित कर दिया गया। भारत ने भी इसे स्वीकृति प्रदान की और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम विधानसभा के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार कर लिया। राजा को राजभवन खोने और अपनी राजशाही का पूरी तरह से समाप्त होने का खतरा अब साफ साफ नजर आ रहा था। इसी बीच राजा नेपाल जाते हैं और चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के बाद यहाँ के राजा एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत सिक्किम के लिए एक बाधा है और 1974 के संधि पर भी वह प्रश्न खड़े करते हैं, जो उन्होंने संधि भारत और सिक्किम के राजनीतिक दलों के साथ की थी। भारत ने भी अब अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लिया था और भारत को पता था कि सिक्किम को अगर हमें पूर्णता मिलाना है तो राजा और उनके गार्ड्स पर भारत को कंट्रोल करना होगा। लेकिन भारत यह भी चाहता था कि इसमें कोई रक्तपात ना हो। राजा सिक्किम जब वापस आते हैं तो सिक्किम की जनता अब सिक्किम में फुल डेमोक्रेसी की मांग कर देती है। सिक्किम विधानसभा के माध्यम से कियल दोरजी इंडियन आर्मी को पत्र लिखकर मदद मांगते हैं। 9 अप्रैल 1975 का दिन आता है। इंडियन आर्मी सिक्किम के रॉयल पैलेस को घेर लेती है और राजा को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। इंडियन आर्मी की कार्रवाई के सामने सिक्किम के रॉयल गार्ड्स लगभग 20 मिनट तक विरोध करते हैं, हथियारों का जखीरा दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद दम तोड़ देते हैं और अपना समर्पण कर देते हैं। अब सारा रास्ता साफ हो चुका था, पर सिक्किम के विलय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए और विश्व को यह दिखाने के लिए कि भारत ने जो भी किया है वो सिक्किम की जनता की मांग पर किया है, इसके लिए एक जनमत संग्रह वहां पर करवाने का निर्णय भारत लेता है। इस जनमत संग्रह से पहले पूरे सिक्किम में इस चीज का प्रसार तेजी से किया जाता है कि दार्जिलिंग, जो कि भारत का हिस्सा है, वह सिक्किम से ज्यादा विकसित है क्योंकि वह इंडिया से जुड़ा हुआ है। अगर सिक्किम भी इसी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा तो उसका भी विकास तेजी से होगा। और इस प्रचार प्रसार का और वहां पर पहले से चली आ रही लोकतांत्रिक मांग का असर इस जनमत संग्रह में दिखाई देता है, जिसके कारण 97% लोग भारत में विलय के पक्ष में वोट देते हैं। अर्थात अब सारी अड़चनें खत्म हो चुकी थीं और सिक्किम भारत का हिस्सा बन चुका था। अब भारत भी इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक रूप देने के लिए तैयार था। इसी के कारण भारत की संसद 36वां संविधान संशोधन करती है और इसके तहत सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। सिक्किम में राजवंश समाप्त हो चुका होता है, लोकतंत्र अपना आकार ले चुका होता है और विपक्षियों के द्वारा इंदिरा गांधी को दिया गया गूंगी गुड़िया का जो खिताब है वह भी अब धूमिल हो चुका होता है। इसी गूंगी गुड़िया ने एक देश का भी निर्माण करवाया और एक ऐसा क्षेत्र जो अपने आप को एक नया देश बनाना चाहता था उसको भारत में मिला दिया। यह थी सिक्किम की भारत में मिलने की स्टोरी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।